हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी एट द लीगल माई सेल्फ राम। और आज हम लोग बीएनएसएस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 15 इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखो, आमतौर पे इस चैप्टर को लोग जो है कॉग्निजेंस वाला चैप्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन जो इसका हेडिंग है ये है कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। क्या बात कर रहा है कि कार्यवाही शुरू करने के लिए कुछ अपेक्षित शर्तें, यानी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए क्या क्या रिक्विजिट कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसके बारे में ये हमारा जो चैप्टर है ये बात करता है। सेक्शन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 210 से लेके 222 तक। ये टोटल इतने सेक्शन हैं हमारे इस चैप्टर में, इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब देखो, हमेशा न्यूज में, पेपर में हमेशा सुनते आ रहे होगे कि मजिस्ट्रेट साहब ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। तो जो संज्ञान शब्द है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निजेंस कहते हैं। अब कॉग्निजेंस होता क्या है, तो भाई जो ये हमारा सीआरपीसी है, बीएनएसएस है, इस पे साइलेंट हो जा रहा है, यानी कहीं पे भी जो है कॉग्निजेंस शब्द, संज्ञान शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है हमारे बीएनएसएस में। लेकिन बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें जो है टेकिंग कॉग्निजेंस इसको परिभाषित किया गया है। उसी तरह एक केस है एमएल सेठी वर्सेस आरएल कपूर। इस केस में यह कहा गया कि जो एक्सप्रेशन है टेकिंग कॉग्निजेंस, ये कहीं पे भी परिभाषित नहीं है इस संहिता में, लेकिन इस एक्सप्रेशन को इंडिकेट किया जाता है एट अ पॉइंट व्हेन द मजिस्ट्रेट टेक्स जुडिशियल नोटिस ऑफ एन ऑफेंस, यानी जब मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस पे जुडिशियल नोटिस लेता है फॉर द पर्पस ऑफ इनिशिएट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और किस लिए लेता है जुडिशियल नोटिस, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जा सके, उसी को हम लोग कॉग्निजेंस कहते हैं। ठीक है, ये कहा गया था एमएल सेठी वर्सेस आरएल कपूर। ये क्या है, जब मैजिस्ट्रेट साहब जो है कोई नॉर्मल माइंड से हटके अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, उसी को कॉग्निजेंस कहते हैं मोटा मोटी। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि जुडिशियल माइंड और नॉर्मल माइंड में क्या अंतर होता है। तो देखो, फॉर एग्जांपल एक 24 साल की लड़की थी, उसका किडनैप हो जाता है या अपहरण हो जाता है। ठीक है, उसको कोई लेके भाग जाता है। अब क्या हुआ कि पुलिस ऑफिसर तो उतना पढ़ते नहीं है, आईपीसी सीआरपीसी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि किडनैपिंग के सेक्शन उस पे लगा दिए अपने केस में, एफआईआर पे। अब वो मामला आया मैजिस्ट्रेट के सामने, मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेने जा रहा था, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने किडनैपिंग का सेक्शन को ड्रॉप करके उसमें एब्डक्शन का सेक्शन जोड़ दिया, क्योंकि जो है मेजर का एब्डक्शन होता है, किडनैपिंग नहीं। ठीक है, तो यही हो गया जुडिशियल, नॉर्मल माइंड से जुडिशियल माइंड लगाना, यानी मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे जुडिशियल माइंड अप्लाई किए और एब्डक्शन के मामले में उन्होंने संज्ञान ले लिया उस केस पे। तो यही होता है डिफरेंस, नॉर्मल माइंड और जुडिशियल माइंड अप्लाई करना, और इसी क्रम को हम लोग कॉग्निजेंस कहते हैं, संज्ञान लेना। अब देखते हैं कुछ और केसेस। सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह, एआईआर 2012 का केस है। इसमें भी सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हेल्ड दैट कॉग्निजेंस इज टेकिंग जुडिशियल नोटिस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कॉग्निजेंस क्या है, जब जुडिशियल नोटिस लिया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। और क्या कहती है, कोर्ट जो है ये डिसाइड करती है क्या किसी कार्यवाही को इनिशिएट करने के लिए कोई बेसिस है, यानी पुख्ता सबूत है, कागजात हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड मटेरियल है मेरे पास, है कि नहीं है। तो मैजिस्ट्रेट एट द टाइम ऑफ कॉग्निजेंस, टेकिंग कॉग्निजेंस, ये सब चीज बातों का ध्यान देती है। एक बार इसको रीड आउट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉग्निजेंस इज टेकिंग जुडिशियल नोटिस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, possessing jurisdiction on a matter presented before it and decide whether there is any basis for initiation proceeding, या प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए पास कोई बेसिस है। ये सारे चीज एट द टाइम ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट साहब ध्यान देती है। अब एक केस है मनहारी भाई वर्सेस शैलेश भाई। अब देखो क्या है ना कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इशुएंस ऑफ प्रोसेस और कॉग्निजेंस दोनों सेम है। ठीक है, तो भाई देखो दोनों एकदम डिफरेंट है, अलग है, दोनों के चैप्टर्स अलग हैं, सेक्शन अलग है।
ठीक है। उसी चीज को क्लेरिफाई किया गया मनहारी भाई वर्सेस शैलेश भाई के केस में 2012 के। इसमें यह कहा गया कि टेकिंग कॉग्निजेंस डज नॉट मीन्स इंस्यूएंस ऑफ प्रोसेस, यानी कॉग्निजेंस लेना, संज्ञान लेना, उसका मतलब ये नहीं कि इशू ऑफ प्रोसेस करना। ठीक है, दोनों डिफरेंट थिंग है, दोनों अलग अलग चीज है, जो कि आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक केस है भोलू राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2008 का केस। इस केस में यह कहा गया कि इट इज अ सेटल्ड लॉ, ये एक सेटल्ड लॉ है कि द कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ओनली, यानी जो कोर्ट है वो संज्ञान लेता है सिर्फ अपराध का, यानी कॉग्निजेंस का ही, ऑफेंस का ही कॉग्निजेंस लेता है। ठीक है, और किसी चीज का नहीं लेता है। क्या चीज का कॉग्निजेंस लेता है? संज्ञान ऑफेंस का। एंड वंस द कॉग्निजेंस इज टेकन द कोर्ट बिकम फंक्शनस ऑफिसियो, यानी एक बार जब कॉग्निजेंस ले लिया तो कोर्ट क्या होता है, उसके कार्य पूर्ण होते हैं, फंक्शनस ऑफिसियो होते हैं। देयर कैन नो रिकॉल ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉग्निजेंस, यानी एक बार मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया तो उसके बाद उसको फिर कभी रिकॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और केस है सुप्रीम कोर्ट इन HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 का केस है। इस केस में यह कहा गया हेल्ड दैट द वर्ड मे टेक कॉग्निजेंस इन 210 सब क्लॉज 1 और BNSS कैन नॉट बी इक्विटेटेड विद द मस्ट टेक कॉग्निजेंस। The magistrate on receiving a complaint is not bound to take cognizance if the fact alleged in the complaint do not disclose the commission of a cognizable। देखो, इसमें साफ साफ ये कहा गया कि जो सेक्शन 2 हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे 210, इसमें एक जगह लिखा हुआ है मे टेक कॉग्निजेंस। ठीक है, अब ये कहा गया कि मे टेक कॉग्निजेंस का मतलब ये नहीं कि मस्ट टेक कॉग्निजेंस, यानी कोई भी केस में मजिस्ट्रेट साहब बाउंड है कि संज्ञान लेगा ही लेगा, ऐसा नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेंट मिलता है और उससे ये जाहिर होता है कि भाई ऐसा कोई अपराध ही नहीं हुआ है या कॉग्निजेबल केस ही नहीं हुआ है, तो मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी मजिस्ट्रेट जो है वो ड्यूटी बाउंड नहीं है, सेल प्रोविजन नहीं है कि भाई वो कॉग्निजेंस लेगा ही लेगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड, देन ही विल टेक कॉग्निजेंस, अदरवाइज ही कैन डिनाई कि भाई नहीं लेना है मेरा को कॉग्निजेंस। ठीक है, अब कुछ नोट्स में है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। Taking cognizance under section 210 of BNSS does not depend upon the presence of accused in the court. Accused has no role to play at this stage. क्या कह रहा है कि कॉग्निजेंस लेने के समय, संज्ञान लेने के समय ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अपराधी हैं, अभियुक्त हैं, उसको कोर्ट में मौजूद रहेगा तो ही कॉग्निजेंस ले सकेगा मजिस्ट्रेट, ऐसा नहीं है। इस समय जो एक्यूज्ड हैं, अपराधी हैं, ठीक है, अभियुक्त हैं, उनको कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, कॉग्निजेंस के समय उनका कोई रोल नहीं होता है। तो कभी अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कॉग्निजेंस लेने के समय में जो अभियुक्त है, एलिज्ड ऑफेंडर है, उसको कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी है, तो भाई उसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड हमेशा याद रखना, मैजिस्ट्रेट जो है कोई भी कॉग्निजेंस FIR पे नहीं होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है। वो क्या चीज पे लिया जाता है? पुलिस रिपोर्ट पे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको समझेंगे। यहां तक समझ में आ गया? देखो, केस लॉ के साथ थोड़ा सा बेस तुम्हारा अगर मजबूत हो जाएगा तो फिर आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना भाई, ये तुम लोग समझ गए ना, उसके बाद फिर तो तुम लोग को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अब क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द मैजिस्ट्रेट। 210 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा कब कॉग्निजेंस लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें दो चीज पढ़ेंगे कि कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है और किसके द्वारा लिया जाता है, हाउ टेकन और हु कैन टेक। ठीक है, तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, हम लोग पहले समझते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो कॉग्निजेंस है, संज्ञान, वो कैसे लिया जाता है और किसके द्वारा लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसके द्वारा लिया जाता है। तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास,
ये लेती है किसी भी मामले में कॉग्निजेंस। ठीक है, और कौन ले सकता है? तो जेएम सेकेंड क्लास भी ले सकता है, लेकिन जिसको इंपावर्ड किया गया हो सीजीएम के द्वारा, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर जेएम सेकेंड क्लास को भी इंपावर्ड कर ले कि हाँ भाई तू भी कॉग्निजेंस ले ले, संज्ञान ले सकता है, तब वो ले सकता है। अदरवाइज सिर्फ जेएम फर्स्ट क्लास के पास ही पावर है संज्ञान लेने का, कॉग्निजेंस लेने का। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि कौन ले सकता है कॉग्निजेंस, तो क्या बोलोगे कि जेएम फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी जेएम सेकेंड क्लास को भी इंपावर्ड कर दे कॉग्निजेंस लेने के लिए तो वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट ये दोनों के, और कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, अब कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा? तो देखो कॉग्निजेंस लेने के 3 तरीके बताए गए हैं। या तो कंप्लेंट पे लेगा, मैजिस्ट्रेट साहब के पास किसी ने कंप्लेंट किया तो उस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकता है, या पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है। पुलिस रिपोर्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। पुलिस रिपोर्ट क्या होता है कि भाई एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन के दरमियान एक रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है, जिसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। 193 के सब क्लॉज 3 में जिसको भेजा जाता है, तो वो पुलिस रिपोर्ट पे हम लोग संज्ञान ले सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि एफआईआर पे कॉग्निजेंस नहीं होता है, एफआईआर पे कॉग्निजेंस नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ली जाती है। ठीक है, 1 नंबर तुम लोग यहां कटवाए ना भाई तो बड़ा मार खाओगे यार। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एमसीक्यू में लिख देते हैं अपॉन एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, टिक करके आते हैं कि हाँ चलो सही हो गया। देखो मेरा भी गलती होता है, इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए मैं जोड़ देता हूं कि भाई हमेशा जो कॉग्निजेंस होगा वो एफआईआर पे नहीं लिया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट पे लिया जाएगा। ठीक है, हम लोग 2 तरीके देख लिए कि अगर कोई कंप्लेंट होता है तो उस पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, पुलिस रिपोर्ट होता है तो उस पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तीसरा क्या कंडीशन है? अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, यानी मैजिस्ट्रेट को अगर किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है अदर देन अ पुलिस ऑफिसर तो भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। और अपॉन हिज ओन नॉलेज, यानी जिसको हम लोग सो मोटो कहते हैं कि स्वतः जानकारी उसको हो गई, सुबह उठा पेपर में पढ़ा कि अरे अरे ऐसे घटना घट रही है, मजिस्ट्रेट साहब उठे पुठे खुद से कॉग्निजेंस ले लिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन बताई गई है कि मजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, कब कब ले सकते हैं? एक तो कंप्लेंट पे, ठीक है, कंप्लेंट पे ले सकते हैं, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पे ले सकते हैं, तीसरा किसी भी इंफॉर्मेशन अदर देन पुलिस ऑफिसर, और अपॉन हिज ओन नॉलेज यानी सो मोटो। अब देखो एफआईआर तो हम लोग समझ में आया कि भाई देखो पुलिस रिपोर्ट कब तैयार हुआ? जब एफआईआर हुआ होगा, उस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट तैयार किया गया है। लेकिन कंप्लेंट तो डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आया है, तब मैजिस्ट्रेट के पास इसके बाद का स्टेप क्या होता है? तो देखो मैजिस्ट्रेट जो है जैसे ही कंप्लेंट उसके पास आता है उसके बाद हमारा जो चैप्टर 16 का रोल आ जाता है सामने। चैप्टर 16 क्या कहता है? चैप्टर 16 बात करता है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। यहां पे एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट किया जाता है, यानी कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 125 ये बात करता है कि लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन फॉर डिसाइडिंग, यानी मैजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा लिमिटेड होगा फॉर द डिसाइडिंग कि हाँ भाई देयर इज अ सब्सटेंस है कि नहीं है फॉर द इशुएंस ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई भी तरह का कंप्लेंट को एग्जामिन करने के दरमियान उसको ये मालूम चलता है कि अरे भाई यहाँ तो कोई ऐसा जान प्राण नहीं है इस केस में, तो उस कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद क्या होता है कि देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड, उसको लगता है नहीं नहीं इस पे तो सफिशिएंट ग्राउंड है इस चीज को इनिशिएट करने के लिए, तब जो है चैप्टर 16 के बाद हमारा काम आता है चैप्टर 17। इसको क्या कहते हैं? इशुएंस ऑफ प्रोसेस। ठीक है, यानी प्रोसेस इशू करना। अब देखो कंप्लेंट भी यहीं पे आया, पुलिस रिपोर्ट भी यहीं पे आया डायरेक्ट, यानी कंप्लेंट आया तो कंप्लेंट से पहले जो है इशू ऑफ प्रोसेस से पहले एक और चैप्टर हमारा फिगर में आ गया।
ठीक है, यानी कंप्लेंट को हम लोग पहले कंप्लेंट को एग्जामिन करेंगे कि हाँ भाई देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो डिसमिस कर देंगे, अगर है तो हम लोग उसके बाद कहाँ आएंगे, चैप्टर 17 में काम करेंगे, और पुलिस रिपोर्ट के बाद डायरेक्ट हम लोग यहीं पे आएंगे। यहां पे क्या होता है, इशुएंस ऑफ प्रोसेस में क्या होता है कि अगर समन केसेस है तो मैजिस्ट्रेट साहब समन इशू कर देंगे। वारंट केस है, ठीक है, वारंट केस है तो वारंट इशू कर देंगे। एनबीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू, ठीक है, बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट, ये सब इशू किया जाता है इशुएंस ऑफ प्रोसेस में। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अगर समन केसेस है तो वो ये आदमी तो या तो अपीयर होगा या अरेस्ट वारंट था तो उसको कोर्ट के समक्ष, ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष उसको लेके आया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज चैप्टर 18 आता है, और आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ट्रायल इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। अब ट्रायल भी हम लोग 4 तरह के हैं, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। तो यहां पे तुम लोग को समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है हमारा ये चैप्टर। देखो हम लोग साफ साफ पहले एक बार ये कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद फिर जो होगा सेक्शन से हम लोग डील करेंगे। यहां कंसेप्ट क्लियर रखना, हमारा जो सेक्शन 210 है वो बात करता है 2 चीज के बारे में, कि कौन लेगा और कैसे लेगा, ठीक है। हु कैन टेक कॉग्निजेंस एंड हाउ कैन टेक कॉग्निजेंस। अब हु कैन टेक कॉग्निजेंस में हम लोग क्या देखें कि जेएम फर्स्ट क्लास जो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, और जेएम सेकेंड क्लास भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको इंपावर्ड करना होगा सीजीएम के द्वारा, यानी जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको इंपावर्ड करेगा तभी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कहता है कि कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, तो कहा कि 3 तरीके से ले सकता है। पहला, कंप्लेंट अगर है तो उस पे ले सकता है, दूसरा पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है, और तीसरा मैजिस्ट्रेट को कोई जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, अदर देन द पुलिस ऑफिसर या अपॉन हिज ओन नॉलेज, यानी सो मोटो, तब इन 3 कंडीशनों में मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे एक कंसेप्ट आता है कि देखो पुलिस रिपोर्ट तो भाई एफआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद तैयार किया गया पुलिस रिपोर्ट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लेंट तो डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास आया। अब मैजिस्ट्रेट कैसे डिसाइड करेगा कि ये केस सही है कि नहीं है, कि डायरेक्ट जो कंप्लेंट आया मैजिस्ट्रेट केस स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। उसका जेन्युइननेस को तो जांचेगा कि हाँ भाई जेन्युइन है कि नहीं है। इसीलिए अगर कंप्लेंट होता है तो उसके बाद जो फिगर में आता है वो आता है चैप्टर नंबर 16, जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है। ये बात करता है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। अब इस चैप्टर में जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो कंप्लेनेंट को एग्जामिन करते हैं। क्या एग्जामिन करते हैं कि हाँ भाई ये केस सही का है कि नहीं है, ठीक है। अगर केस सही का नहीं है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई कुछ इन्वेस्टिगेशन हमको करवाना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 225 में इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है, ठीक है, फॉर द उसके जानकारी के लिए, डिसाइड करने के लिए कि हाँ भाई हमको इनिशिएट करना चाहिए कि प्रोसीडिंग को नहीं। अगर उसको मैजिस्ट्रेट को लगता है जो ये कंप्लेंट है वो साला फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, ठीक है, इसमें कोई जान परान नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है अंडर सेक्शन 226 में। लेकिन अगर देयर इज अ लिमिट, ये स्कोप है, यानी सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर द प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा। उसके बाद हमारा चैप्टर 16 के बाद फिगर में आता है चैप्टर 17। अब देखो कंप्लेंट जो है एक स्टेज से गुजरना पड़ेगा चैप्टर 16 से, लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले रहा है तो इसके बाद डायरेक्ट इस यहां पे इस चैप्टर पे आएगा, ठीक है। चैप्टर 17 क्या बात करता है, इशुएंस ऑफ प्रोसेस। इशुएंस ऑफ प्रोसेस में क्या होता है ये समझो। इशुएंस ऑफ प्रोसेस में अगर कोई समन केसेस है कि जिसमें समन वमन भेज के छोटा मोटा मामला है बुलवा दे एक्यूज्ड को, अभियुक्त को, तो मैजिस्ट्रेट साहब समन इशू कर देंगे। अगर लगे कि नहीं वारंट इशू करना चाहिए तो यहाँ पे बेलेबल वारंट भी इशू कर सकते हैं या एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर सकते हैं। अब क्या होगा, या तो वो अपराधी जो है अपीयर होगा या ब्रॉट बिफोर दी कोर्ट होगा, यानी खुद से आ जाएगा। अगर समन भेजा गया था तो खुद से आ जाएगा, और नहीं तो अरेस्ट होगा तो उसको लाया जाएगा कोर्ट के समक्ष, पकड़ वकड़ के लाया जाएगा ब्रॉट बिफोर दी कोर्ट। अब क्या है,
इशुएंस ऑफ प्रोसेस के बाद क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। चैप्टर 18 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज एक बार फ्रेम कर लिया गया, उसके बाद क्या होता है, ट्रायल स्टार्ट किया जाता है। देखो यहां चार्ज फ्रेमिंग के समक्ष में एक और कंसेप्ट होता है कि भाई मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ, तुम्हारे ऊपर में जो आरोप लगे हुए हैं इसको तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। तो अगर वो बोलता है प्लीड गिल्टी तो वहीं पे तो खत्म, लेकिन अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है तो ट्रायल इनिशिएट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। ट्रायल भी 4 तरह के, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल, जो कि हम लोग चैप्टर 19, 20, 21, 22 में पढ़ेंगे। उसके बाद प्ली बार्गेनिंग, ये सब है जो अभी का काम का नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अगर मजिस्ट्रेट साहब को कोई कंप्लेंट मिला है तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर सकते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 174 के सब क्लॉज 2, अगर मामला नॉन कॉग्निजेबल से रिलेटेड है, असंज्ञेय अपराध से रिलेटेड है, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब 175 के 3 में भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं अगर मामला कॉग्निजेबल केसेस क्या है। अब देखो बहुत जगह जब केस पढ़ते होगे तो लिखा रहता होगा कि कंप्लेंट कम एफआईआर, यानी पहले कंप्लेंट था बाद में वो एफआईआर में तब्दील हो गया। तो वो यही मामला होता है जब मैजिस्ट्रेट जो है अंडर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 कॉग्निजेबल केसेस में अगर किसी कंप्लेंट के आधार पे पुलिस ऑफिसर को ये ऑर्डर करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इन दैट केसेस वो जो कंप्लेंट था वो कंप्लेंट क्या हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। और एफआईआर कहां पे एंड होता है, पुलिस रिपोर्ट पे एंड हो जाता है। समझ में आया कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो भाई बहुत मजेदार हो जाएगा ये चैप्टर। देखो कंसेप्ट क्लियर रखो, उसके बाद तो सीआरपीसी कुछ है नहीं भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज एक बार हो गया ना, बहुत सही भाई। अब हम लोग सेक्शन में आते हैं। अब हम लोग का देखो कंसेप्ट समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करके लिखना कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया, या नहीं भी आया होगा ठीक है तो भी करना कि हाँ सर ये नहीं समझ में आया तो एक बार और आप बता दो या फिर क्लियर करवा दो, तो फिर उस पर हम लोग करेंगे, ठीक है। अब है हमारा सेक्शन 210 अभी हम लोग पढ़े, ये क्या बात करता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट, यानी मैजिस्ट्रेट के द्वारा किसी मामले का, किसी अपराध में संज्ञान लेना। अब देखो सेक्शन 210 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास and any magistrate of second class specially empowered in this behalf under section 210 के सब क्लॉज 2 may take cognizance of any offense। अब देखो 210 के सब क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को इंपावर्ड कर दे, ठीक है, कॉग्निजेंस लेने के लिए विद इन हिज कॉम्पिटेंट टू इंक्वायरी, ठीक है, तो वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। इसको अभी आगे करते हैं। तो देखो हम लोग क्या देखें कि भाई जेएम फर्स्ट क्लास तो कॉग्निजेंस ले ही सकता है, लेकिन अगर जेएम सेकंड क्लास को कोई चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड कर दे तो वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। अब कब कब ले सकता है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, अगर उसको कोई कंप्लेंट रिसीव्ड होता है, ठीक है, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट including any complaint filed by a person authorized under any special law which constitute such offense। अब देखो ये सब चीज नया है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि इंक्लूड एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड अंडर स्पेशल लॉ। अब क्या होता है ना, बहुत जगह तुम पढ़ोगे ना तो ये लिखा रहेगा कि नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस अनलेस द कंप्लेंट इज फाइल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी किसी किसी केसेस में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही कंप्लेंट फाइल किया जाता है, तभी उस पे संज्ञान लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जुबिनाइल केस में देख लो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में देख लो, या एक्साइज एक्ट में देख लो, वहां पे साफ साफ लिखा रहता है कि इस अधिकारी के द्वारा ही कंप्लेंट किया जाएगा, ठीक है। अभी एक हम हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट पढ़ रहे थे, उसका सेक्शन 55 में भी दिया हुआ है कि भाई जो है ये जो एक्साइज मैटर में कंप्लेंट जो है वो हमेशा एसआई रैंक का करेगा, तो फिर वही जब करेगा तभी हो सकता है कंप्लेंट, ठीक है। वही ये बात करता है कि भाई अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट
इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ, यानी स्पेशल लॉ में कोई जो भी ऑथराइज्ड व्यक्ति होगा, फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल लॉ है जिसमें कहा गया कि किसी लड़की के चाचा ही जब कंप्लेंट करेंगे तो ही उसका केस बनेगा, तो भाई वो भी कंप्लेंट होगा और उसी पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। अब देखो कंप्लेंट क्या होता है। कंप्लेंट है, हम लोग सेक्शन 2 में पढ़े थे। कंप्लेंट सेक्शन 2 के 1 के H में दिया गया है, क्या कहता है, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट विद इन अ व्यू ऑफ टेकिंग हिज एक्शन अंडर द संहिता, अंडर द संहिता, that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। यानी जो कंप्लेंट है उसमें पुलिस रिपोर्ट को नहीं इंक्लूड किया जाता। क्या कहता है, कंप्लेंट किसी भी प्रकार का एलिगेशन जो कि या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से मैजिस्ट्रेट को दी जाती है, और क्यों दी जाती है, ताकि मैजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस ले सके, एक्शन ले सके, ठीक है। और चाहे वो वेदर नोन के द्वारा दी जाए चाहे अननोन के खिलाफ दी जाए, ठीक है, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, पुलिस रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, तब उसको हम लोग कंप्लेंट कहते हैं। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी था जिसमें डीम्ड कंप्लेंट और डीम्ड कंप्लेनेंट के बारे में बात किया गया है, तो इसको तुम लोग देख लेना, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना एक बार आराम से। तो पहला कंडीशन हम लोग देख लिए कि कब कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, तो कंप्लेंट के आधार पे, और अगर किसी स्पेशल लॉ में किसी स्पेशल व्यक्ति को ये अथॉरिटी मिला है कंप्लेंट करने का, तो उस पे भी अगर करता है तो उस पे भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कॉग्निजेंस लेने का, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट। अब देखो हम साफ साफ फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट जो है एफआईआर का कॉग्निजेंस नहीं लेती है, मैजिस्ट्रेट जो है पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेती है। ये हम बहुत सारे लोग से ये गलत सुने हैं, लेकिन यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि पुलिस रिपोर्ट पे लेती है। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, इट इज अ रिपोर्ट विच इज सबमिटेड बाय द पुलिस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब देखो पुलिस रिपोर्ट किसी भी तरह कैसे दी जा सकती है, ये भी नया चीज जोड़ा गया है। कहता है या तो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर जमा किया गया है तो वो भी हम लोग पुलिस ऑफिसर उसको संज्ञान ले सकता है। सेक्शन 193 में पुलिस रिपोर्ट हम लोग के बारे में बताया गया है, मैजिस्ट्रेट को सबमिट किया जाता है। तो कह रहा है पुलिस रिपोर्ट चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी गई है तो भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है मैजिस्ट्रेट उस पे, सबमिटेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। तीसरा क्या कंडीशन है, मैजिस्ट्रेट कब ले सकता है कॉग्निजेंस, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। यानी किसी भी प्रकार की जानकारी उसको प्राप्त होती है, मैजिस्ट्रेट साहब को जानकारी प्राप्त होती है अदर देन द पुलिस ऑफिसर, तो उस मामले में भी संज्ञान ले सकता है, या अपॉन हिज ओन नॉलेज, ठीक है, सो मोटो जिसको कहते हैं, यानी खुद की जानकारी खुद के नॉलेज के बेसिस पे भी मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं। सेक्शन 210 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, अभी देखें कि इस क्लॉज में क्या होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सीजेएम साहब हैं, वो इंपावर करते हैं जेएम सेकेंड क्लास को कि हाँ भाई तू भी कॉग्निजेंस ले ले, लेकिन क्या है, ऑफ सच ऑफेंस। ये जो जेएम 2 है वो किस ऑफेंस का संज्ञान लेगा, ऑफ सच ऑफेंस आर विद इन हिज कंपिटेंसी टू इंक्वायर इनटू और ट्राई। यानी उसके कंपिटेंसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अपने कंपिटेंसी के बाहर वो का संज्ञान ले ले, ठीक है। जिसके लिए वो कंपिटेंट है, जिसको वो ट्राई कर सकता है, उसी का वो संज्ञान ले सकता है। और जेएम सेकेंड को कौन इंपावर्ड करते हैं, तो सीजीएम साहब इंपावर्ड करते हैं। अब देखो कभी कभी पूछ देता है, क्या पूछता है कि अगर भाई क्या है कि मैजिस्ट्रेट साहब से गलती हो गई, मैजिस्ट्रेट साहब से गलती हो गई, उन्होंने क्या किया, उनको कॉग्निजेंस लेने का पावर नहीं था, उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, अब क्या होगा, यानी इरेगुलरिटीज इन कॉग्निजेंस। इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 506 और 507 बेयर एक्ट है, निकालो, ठीक है। बेयर एक्ट में कौन कौन से सेक्शन, 506 507, ठीक है, निकाल लिए। देखो हमको भी मालूम है, तुम लोग निकाले तो हो गए नहीं, अब सुनो।
ठीक है। 506 में क्या बात करता है, इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विसिएट प्रोसीडिंग, मतलब ऐसे इरेगुलरिटीज, ऐसी गलतियां जिसके कारण जो है हमारा जो प्रोसीडिंग है उसको विसिएट नहीं किया जाता है, खत्म नहीं किया जाता है। इसका जो है क्लॉज ई में देखोगे, इसमें कि ये कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस लेता है कंप्लेंट पे या पुलिस रिपोर्ट पे और उसमें उससे कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो वो जो उस सिचुएशन के कारण जो है हमारा प्रोसीडिंग विसिएट नहीं होगा। यानी जो फर्स्ट है, टू टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर 210 का 1 का ए और बी, यानी कंप्लेंट केसेस में या पुलिस रिपोर्ट में अगर कोई गलती हुई है कॉग्निजेंस लेने के समय में, तो उस गलती के कारण जो हमारा इंटायर प्रोसीडिंग है वो खत्म नहीं होगा। ये कहा सेक्शन 506 में। 507 में ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट जो है सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और उसमें उसके कारण गलती हुई है, इरेगुलरिटीज हुई है, तो वो ऐसा प्रोसीडिंग विसिएट हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। ठीक है, यानी दो कंडीशन में अगर कोई गलती होता है तो वहां पे क्षमा है, यानी केस खत्म नहीं होगा, प्रोसीडिंग खराब नहीं होगा। लेकिन अगर सो मोटो ले लिया है और वहां पे कोई गलती है, इरेगुलरिटी, फॉर एग्जांपल जेएम को लेना चाहिए था, एसीजीएम ले लिया, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो भाई ये केस खत्म हो जाएगा, विसिएट हो जाएगा। यही बात करता है सेक्शन 507, इरेगुलरिटीज विच विसिएट प्रोसीडिंग, इसके क्लॉज के में लिखा हुआ है। ठीक है, देख लियो, और नहीं भी देखे होगे तो अगर ये वाला सेक्शन निकाले हो तो रीड विथ लिख लो, 506 एंड 507। ठीक है, अब एक चीज हमको ये बताओ कि कोई आदमी है वो कंप्लेंट किया मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, उसने क्या किया, डिसमिस कर दिया तुम्हारा कंप्लेंट को। ठीक है, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा कंप्लेंट कर सकता है सेम फैक्ट पे, या फिर कब कर सकता है? कोई जजमेंट या फिर कुछ बताओ, तुम लोग के लिए है ये क्वेश्चन, कमेंट करके बताना कि सर कब कर सकता है। ठीक है, और नहीं बता पाए तो 1 महीना बाद मैं खुद पिन कमेंट्स में डाल दूंगा कि क्यों कर सकता है, लेकिन खोजना भाई, खोज के बताइयो कि कब हो सकता है। तो सेक्शन 210 समझ में आ गया, मगज में आ गया क्या? अब चलो 211 के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीजें हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ बहुत चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है भाई। ठीक है, अब जबरदस्ती के हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि हाँ एक एक वर्ड को पढ़ाऊं। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि भाई एक वर्ड छोड़ दूं तो लोग कमेंट कर देते हैं सर आपने इस वर्ड को नहीं पढ़ाया। भाई कुछ तो खुद से कर ले, और जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, ये बात तो याद रखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज मैं नहीं छोड़ता भाई। चलो अब हम लोग बात करते हैं, 210 हो गया, 211 क्या बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है ये समझो। हम लोग तो ये देखें कि भाई हम लोग ने देखा कि कंप्लेंट होता है तो कैसे इनिशिएट किया जाता है केस, उसका जो जेन्युइन है कि नहीं उसको चेक किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, या पुलिस रिपोर्ट है तो प्रॉपर वो चैनल के थ्रू आई है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब आई है। ये बात कर रहा है कि भाई अगर मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लिए हैं अपने खुद के नॉलेज पे या किसी इंफॉर्मेशन पे अदर देन पुलिस रिपोर्ट, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जज बना इसीलिए कि साला जज बनने के बाद हम अपनी एक्ट से बदला लेंगे। ठीक है, कि एक बार तो हमको जज बनने दो भाई, उसके बाद तो हम किसी ना किसी केस में तुमको लपेटेंगे दोनों को। ठीक है, तो इसलिए बना, तब क्या रिमेडी हो जाएगा? कोई बदला लेने के लिए ही जज बन रहा है, तब क्या होगा? इसी सिचुएशन से डील करता है सेक्शन 211। ये कहता है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड। ये क्या बात कर रहा है कि मैजिस्ट्रेट साहेब अगर कोई केस अपने खुद के नॉलेज पे यानी सो मोटो पे लिए हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन उनको प्राप्त हुई है अदर देन पुलिस रिपोर्ट, तो इस सिचुएशन में द एक्यूज्ड शैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, यानी इस सिचुएशन में जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, अपराधी है, ठीक है, उसको एविडेंस लेने से पहले ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट साहब को कि भाई तुम इंटाइटल्ड हो कि भाई तुम्हारा जो केस है वो हम देखें
कि तुम किसी और से दिखवाना चाहते हो, ठीक है, तुम किसी और से दिखवाना चाहते हो। क्या समझे कि भाई अगर कोई मैजिस्ट्रेट जो है सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है तो उसको अभियुक्त को, एक्यूज्ड को ये बताना होगा कि भाई तुम इंटाइटल्ड हो कि जो है तुम्हारा केस हम देखे या किसी और से तुम दिखवाना चाहते हो, ठीक है। अब तुमको लगेगा कि नहीं भाई तो साला हमसे बदला लेने के लिए मेरे पे केस किया है, तो बोलेगा ना ना हम आपसे नहीं, किसी और मैजिस्ट्रेट से मेरा ट्रायल करवाइए, ठीक है। तो बिफोर टेकिंग एविडेंस मैजिस्ट्रेट को ये पूछना पड़ेगा, इफ द एक्यूज्ड और एनी ऑफ द एक्यूज्ड, या तो कोई एक अपराधी है तो, या फिर उनमें किसी ऑफेंस में बहुत सारे अपराधी हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ द एक्यूज्ड और एनी ऑफ द एक्यूज्ड, इफ देयर बी मोर देन वन, objects the further proceeding before the magistrate of taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by chief judicial magistrate in this behalf। क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक्यूज्ड बोलेगा कि ना ना सर हम आपसे नहीं दिखवाना चाहते हैं, मेरा केस आप मत कीजिए, ठीक है, या कोई ऑफेंस है जिसमें बहुत सारे एक्यूज्ड हैं, उनमें से कोई भी एक्यूज्ड बोल दे कि नहीं नहीं आप मत देखिए, कोई और मैजिस्ट्रेट से हम लोग केस दिखवाएंगे, तो सीजीएम साहब किसी और मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं वैसे केस को देखने के लिए। समझ में आया क्या 211? ठीक है भाई, इतना बार रिपीट कर देते हैं ना कि मेरा खुद माइंड में घुस जाता है कि क्या बोल रहे हैं नहीं। और भाई तुम लोग भी प्रवचन जैसा एक बार सुन लिए ना मेरा वीडियो, तो भाई कसम से बोल रहे हैं बेयर एक्ट को तो लगेगा कि भाई बच्चा जैसा है यार, ठीक है, इतना हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अब देखो इस केस में क्या कहा गया, सेक्शन 211 एक बार और देखो, खत्म करो, एकदम जड़ से खत्म करो इसको, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेना लिए, ये कोई इन्फॉर कॉग्निजेंस लेना लिए हैं किसी ऑफेंस पे, ठीक है, और कैसे लिए हैं वो जानकारी उनको प्राप्त हुई है या फिर सो मोटो से लिए हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब को ये एक्यूज्ड को बताना होगा बिफोर द टेकिंग ऑफ एविडेंस कि भाई तुम्हारा जो केस है वो हम देखे कि तुम किसी और से दिखवाना चाहते हो। तो वो एक्यूज्ड बोलेगा कि ना हुजूर, या फिर बहुत सारे एक्यूज्ड हैं उसमें, तो उसमें से कोई भी एक बोल दे कि ना ना हमको तो नहीं दिखवाना है आपसे, ठीक है। तो जो सीजीएम साहब होंगे वो भाई ट्रांसफर कर देंगे वैसे केस को किसी और मैजिस्ट्रेट के पास। समझ में आ गया? एक बार रीड करो, वेयर द मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर or where magistrate take cognizance so moto, then the accused shall before any evidence is taken be informed that he is entitled to have the case inquired or tried by the another magistrate. If the accused or any of the accused, if there be more than one, objects the further proceeding before the magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other magistrate as may be specified by the chief judicial magistrate in this behalf। समझ में आ गया क्या? चलो इसके बाद हमारा 211 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 212। 212 क्या करता है? मेकिंग ओवर द केस टू मैजिस्ट्रेट। अब देखो पूरे बीएनएसएस में तुमको 2-3 शब्द हमेशा सुनाई देंगे, मेक ओवर, मेड ओवर, कमिटमेंट, कमिट, ठीक है। देखो मेक ओवर या मेड ओवर जब शब्द आए ना तो उसका समझना कि ऊपर से नीचे यानी डाउनवर्ड्स की ओर, यानी फॉर एग्जांपल कोई सेशन जज है तो सेशन जज के नीचे क्या हो गया? एडिशनल सेशन जज, उसके नीचे क्या हो गया? सीजीएम साहब, उसके नीचे जेएम सेकेंड क्लास, फिर जेएम 1 क्लास, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर। और कमिटमेंट का मतलब ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर, यानी जेएम सेकेंड से जेएम फर्स्ट, उसके बाद सीजीएम, ठीक है, उसके बाद एडीजे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज, तो इस प्रकार, ठीक है। यानी मेड ओवर ऊपर से नीचे और कमिटमेंट कमिट नीचे से ऊपर। समझ में आ गया? अब ये बात करता है 212 मेकिंग ओवर, यानी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? ऊपर से नीचे। अब देखो यहाँ ऊपर से नीचे समझते हैं। 212 के क्लॉज 1 में क्या कहता है कि अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी कॉग्निजेंस लेने के बाद
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी केस को मेक ओवर कर सकता है, यानी अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेज सकता है इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। समझ में आया? 211 का 1 समझ में आ गया। मेक ओवर मतलब समझ में आ गया, ऊपर से नीचे। अब सीजीएम है तो अपने किसी सबऑर्डिनेट किसको भेज सकता है, यानी जेएम1 को भेज सकता है या जेएम2 को भेज सकता है। ठीक है, तो मेक ओवर में यही कहा गया कि सीजीएम साहब आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस जो है किसी भी केस को मेक ओवर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल टू दी एनी सबऑर्डिनेट कंपिटेंट सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को। समझ में आया? 212 का 2 ये भी कहा जाता है कि जो सीजीएम इंपावर कर सकते हैं किसी जेएम फर्स्ट को भी बाय द जनरल या स्पेशल ऑर्डर आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, कि भाई तुम भी मेक ओवर कर सकता है कोई केस को टू एनी कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है, अब जेएम फर्स्ट किसको कर सकता है, तो जेएम सेकेंड को कर सकता है, यानी जेएम सेकेंड फर्स्ट क्लास को भी इंपावर कर सकता है सीजीएम साहब कि भाई तुम भी अपना केस चाहे तो मेक ओवर कर दो। ठीक है, किसी और मजिस्ट्रेट को। फॉर एग्जाम्पल समझो कि कोई भी बड़ा आदमी होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने से काम नहीं करना चाहता है, दूसरे से सोचता है कि करवा ले। यही वो सेक्शन जो है हमारा 212 कह रहा है कि सीजीएम को मन किया कि कॉग्निजेंस लेने के बाद कि आप हम नहीं केस उस देखेंगे, इंक्वायरी और ट्रायल करेंगे। वो क्या करेगा, कोई भी उसके सबऑर्डिनेट होगा मैजिस्ट्रेट, कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट, उसको वो केस भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा, मेक ओवर कर देगा कि भाई तुम इस केस का इंक्वायरी और ट्रायल करो। सीजीएम तो अपने कोढ़िया है ये था, उसने जेएम फर्स्ट क्लास को भी इंपावर कर दिया कि भाई सुन ना, तू भी मत देख केस, तू भी किसी अपने सबऑर्डिनेट को इंपावर कर दे कि तुम देखो केस। अब किस तरह से इंपावर करेगा, कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर से उसको इंपावर कर दिया कि भाई हम भी नहीं देख रहे, तुम भी मत देखो, एक काम करो अपने जूनियर को भेज देते हैं सब केस। यही बात करता है सेक्शन 212 का 2। 212 का 1 क्या बोला कि सीजीएम साहब किसी भी केस को आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मेकिंग ओवर कर सकते हैं अपने किसी भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को, कंपिटेंट सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को। 212 का 2 क्या कहता है, सीजीएम साहब जो है जेएम फर्स्ट क्लास को भी इंपावर्ड कर सकते हैं कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर के कि भाई तू भी किसी को मेक ओवर कर दो कंपिटेंट सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को। समझ में आया क्या? अब हम लोग बात करते हैं 213। 212 समझ में आ गया होगा। 213 क्या कहता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, जनरल रूल देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, जनरल रूल क्या था हम लोग का कि भाई कॉग्निजेंस कौन लेता है, तो कॉग्निजेंस लेते हैं जेएम फर्स्ट क्लास, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जब सीजीएम साहब जेएम सेकेंड क्लास को इंपावर्ड करे तो वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन 213 में दिया गया है कि कॉग्निजेंस जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा भी लिया जा सकता है। कब लिया जा सकता है इसको समझो। जनरल रूल ये कहता है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्या कह रहा है जनरल रूल, ये कह रहा है कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, unless the case has been committed to it by a magistrate under this संहिता। ठीक है, अब देखो सिंपल सा समझो कि कोई कोर्ट ऑफ सेशन, सिंपल क्या कह रहा है जनरल रूल कि कोई कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये पावर ही नहीं है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि कब कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। देखो क्या बोल रहा है, वेयर इट हैज बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द संहिता इटसेल्फ, यानी 222 के सब क्लॉज 2 में, 222 के सब क्लॉज 2 में कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि कब कोर्ट ऑफ सेशन जो है मामले में संज्ञान ले सकता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो मैटर जो है डिफामेशन से रिलेटेड है, यानी कोई राष्ट्रपति का, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, या कोई स्टेट फंक्शनरीज के बारे में कोई अपद्र डिफेम किया गया है, तब उन सब केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, तो वो इसका एक्सेप्शन हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, वेयर इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अगर कोई लॉ में ये साफ साफ लिखा गया है कि इस मामले का संज्ञान कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा लिया जाएगा तो भी कर सकता है। लेकिन जनरल रूल यही कहता है
कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है किसी मामले में संज्ञान नहीं ले सकता है एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। लेकिन एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि अगर कोई एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है इस संहिता में कि जहां पे कि कोर्ट ऑफ सेशन को ही कॉग्निजेंस लेना है, जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो 222 का 2 ये बात करता है डिफेमेशन केस है, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ठीक है, कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर क्या बोलते हैं गवर्नर, ठीक है, तो इन सब केसेस में कॉग्निजेंस जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा लिया जाता है। और अगर कोई लॉ में साफ साफ लिखा गया है कि भाई ये जो ऑफेंस है इसका संज्ञान जो है कोर्ट ऑफ सेशन लेगा तभी ले सकता है, और वेयर इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स तभी ले सकता है। लेकिन एज अ जनरल रूल नो कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। समझ में आ गया? 213 में और कुछ है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं 214 के बारे में। 214 क्या बात करता है? एडिशनल सेशन जज टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। अब देखो एक चीज यहां पे कंसेप्ट, दिमाग कान आंख सब खोल के देख लो, यहां पे ट्राई बोल रहा है, ट्राई, ठीक है, क्या बोल रहा है? ट्राई, यानी ट्रायल के बारे में बोल रहा है, यहां पे कुछ और नहीं बोल रहा है। तो हमेशा याद रखना कि सेक्शन 214 provides that an additional session judge shall try such cases which are, अब बोल रहा है कि एडिशनल सेशन जज कब किसी केस को ट्राई कर सकता है, ट्रायल करता है, ठीक है, विच इज मेड ओवर बाय हिम बाय द सेशन जज ऑफ द डिवीजन। यानी अगर सेशन जज जो है वो एडिशनल सेशन जज को कोई केस मेड ओवर कर दिए हैं तब वो केस जो है किसके द्वारा ट्राई किया जाएगा? एडिशनल सेशन जज के द्वारा, या फिर डायरेक्ट किया गया है टू ट्राई बाय द हाई कोर्ट बाय स्पेशल ऑर्डर। यानी साफ साफ देखो एडिशनल सेशन जज कब किस केस को ट्राई कर सकता है? पहला, या तो सेशन जज उसको कोई क्या बोलते हैं मेड ओवर किया है, मेड ओवर वही ऊपर से नीचे, ठीक है, उसको दिया है कि हाँ भाई तो ये केस तुम ट्राई करो, और नहीं तो कोई हाईकोर्ट जो है उसको डायरेक्ट किया गया है किसी स्पेशल ऑर्डर के द्वारा कि ये पर्टिकुलर केस जो है एडिशनल सेशन जज ट्राई करेगा, तब इन दो कंडीशन में वो केस का ट्रायल जो है वो एडिशनल सेशन जज करेगा। कब कब करेगा? सेक्शन साफ साफ कह रहा है कि दो कंडीशन में। पहला, अगर सेशन जज उसको जो है भेज रहा है कि हाँ भाई तू मेड ओवर कर रहा है कि हाँ भाई तू ट्राई कर ले इस केस को, और दूसरा हाईकोर्ट उसको डायरेक्ट कर रहा है बाय दी स्पेशल ऑर्डर कि हाँ भाई तू इसको ट्राई कर। इन दो ही कंडीशन में जो है एडिशनल सेशन जज हमारा ट्राई करेगा किसी पर्टिकुलर केसेस को, ठीक है। कॉग्निजेंस यहां मत याद रखना, ट्राई शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो यहां तक तो समझ में आ गया। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना कि नहीं सर यहां तक कंसेप्ट नहीं समझ में आया, या फिर कोई भी दिक्कत होगा तो बोल दियो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब जो है हम लोग पढ़ेंगे नो कोर्ट सेल टेक कॉग्निजेंस, यानी कब कोई कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, यानी कुछ लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कब कोई कोर्ट जो है कॉग्निजेंस किसी मामले में नहीं ले सकता है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है? तो ये जो लिमिटेशन है अब सेक्शन 215 से लेके 222 तक में कुछ लिमिटेशन बताई गई हैं कि कब मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस किसी मामले में नहीं लेंगे। और एक लिमिटेशन बताई गई है, जब तुम लोग सेक्शन 514 लास्ट वाला जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये बात बताई गई है बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ द लिमिटेशन, यानी कुछ समय बीत जाने के बाद, कुछ टाइम पीरियड बीत जाने के बाद कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है, बार किया गया है, ठीक है। तो दो तरह का लिमिटेशन पढ़ेंगे। पहला लिमिटेशन तो इसी चैप्टर में हम लोग सेक्शन 215 से लेके 222 तक में पढ़ेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन है। और एक लिमिटेशन है लिमिटेशन पीरियड का, ठीक है, कि कब हम लोग लिमिटेशन आफ्टर द लैप्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड हम लोग कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है मैजिस्ट्रेट। ये बात करता है 514 लास्ट वाला चैप्टर जो है हमारा, कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइन है तो उस तरह के मामले का जो कॉग्निजेंस का पीरियड होगा वो 6 महीना का होगा। अगर 6 महीना के अंतर्गत कॉग्निजेंस नहीं लिया गया तो उस तरह का मामला रफू चक्कर हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, अगर ऑफेंस जो है पनिशमेंट जिसका है
अप टू 1 साल तक, यानी 1 साल तक के सजा वाले अपराध जो हैं उसमें जो है मैजिस्ट्रेट के पास कितना टाइम पीरियड है कॉग्निजेंस लेने का, 1 साल तक का टाइम पीरियड है। अगर 1 साल के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लेता है तो वो केस खत्म हो जाएगा। तीसरा, अगर वैसा ऑफेंस है, वैसा अपराध है जिसका जो सजा है वो 1 साल से ज्यादा है और 3 साल से कम है, तो इन सब केसेस में जो कॉग्निजेंस लेने का पीरियड है वो है 3 साल, यानी 3 साल के अंतर्गत ही मजिस्ट्रेट साहब को कॉग्निजेंस लेना होगा। और वैसा सजा है अपराध है जिसका सजा 3 साल से अधिक है, तो वैसे अपराधों में मजिस्ट्रेट कभी भी कॉग्निजेंस ले सकता है, इसमें कोई भी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, हम लोग लिमिटेशन अभी पढ़ रहे हैं कि कब कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है। तो देखो इसी चैप्टर का 215 से लेके 222 सेक्शन हम लोग को लिमिटेशन के बारे में बात करता है कि कब हम लोग कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। दूसरा लिमिटेशन दिया गया है सेक्शन चैप्टर 38 में, सेक्शन 514 में। ये क्या बात कर रहा है कि कुछ लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब की गई है फॉर द टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका जो सजा है वो सिर्फ फाइन है तो 6 महीने का समय। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका सजा जो है पनिशमेंट है 1 साल तक का है तो उसमें 1 साल तक आप कॉग्निजेंस ले सकता है मजिस्ट्रेट। ऐसा ऑफेंस जिसमें 1 साल से अधिक और 3 साल से कम सजा है तो उसमें 3 साल के अंतर्गत कॉग्निजेंस ले सकता है, और 3 साल से एवं जो भी सजा वाले केसेस हैं उसमें मजिस्ट्रेट साहब कभी भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं लिमिटेशन इस चैप्टर में जो दी गई है उसके बारे में। ठीक है, दो 215 क्या कह रहा है, देखो इसमें 3 बातें कह रही है। इसका जो मार्जिनल नोट्स है इसी पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, फॉर ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस और फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस। तो 3 चीज के बारे में बात किया, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पहला, दूसरा ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस दूसरा, और तीसरा क्या कह रहा है, कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है तब। ये 3 चीजें के बारे में बात कर रहा है। तो बोलता है कि नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, यानी कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। किन मामलों में, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 206 से लेके 223 एक्सेप्ट 209 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ये क्या चीज के बारे में है, ये हमारा सेक्शन ये बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, इन सब ऑफेंस का कोई अबेटमेंट हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है, तो इन सब मामले में जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। लेकिन कब ले सकती है, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेन इन राइटिंग ऑफ, अगर जो है कब लेगी, अगर कोई कंप्लेंट लिखित में दिया गया है पब्लिक सर्वेंट कंसर्न, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है उसमें रिलेटेड उसके द्वारा दिया गया है। दूसरा, सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हुम ही इज एडमिनिस्ट्रेबली सबऑर्डिनेट, यानी जिसका वो सबऑर्डिनेट है वो अगर दिया है। और तीसरा, सम अदर पब्लिक सर्वेंट हु इज ऑथराइज्ड बाय द कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट सो डू सो, और कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है जो कि ऑथराइज्ड है उस पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जिसके खिलाफ में कुछ कंटेम्प्ट हुआ है। तो ये 3 लोग के रिटन कंप्लेंट पे ही मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले सकती है, अनटिल अनलेस इन सब मामलों में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, किसी और के बात का कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ठीक है, सब क्लॉज 1 क्या कहा फिर से समझो। सब क्लॉज 1 ये कहता है कि भाई कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा, किस तरह के मामले में, ऐसा मामला जो कि सेक्शन 206 से 223 में दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में, एक्सेप्ट 209। ये सेक्शन क्या चीज से रिलेटेड है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में कोई कंटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, इन सब सेक्शन से रिलेटेड आपने अबेटमेंट किया है, अटेम्प्ट किया है या किसी भी प्रकार का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है, तो इन सब मामलों में कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। ठीक है, कब लेगी, जब इन सब मामलों से रिलेटेड जो पब्लिक सर्वेंट है उन्होंने लिखित रूप से कंप्लेंट दिया है तभी लेगी, या फिर
वो पब्लिक सर्वेंट जिसका सबऑर्डिनेट था उसके ऑफिसर ने, हायर ऑफिसर ने किया है, कंप्लेंट दिया है तो करेगी। और तीसरा, अगर ये जो पब्लिक सर्वेंट है इसने किसी को ऑथराइज किया कि भाई मेरे बदले तू कंप्लेंट कर दे, तब इन तीन मामलों में ही संज्ञान लिया जा सकता है। द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न और सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू हु इज एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट और सम अदर पब्लिक सर्वेंट हु इज ऑथराइज्ड बाय द कंसर्न्ड पब्लिक सर्वेंट टू डू सो। समझ में आया? देखो ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम लोग को बस समझा दे रहे हैं कि एक बार बेरक समझ लो, उसके बाद फिर कहानी खत्म। दूसरा क्या कहता है, कब कॉग्निजेंस नहीं लगेगी? जब एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, सेक्शन 229 से लेके 233, 236, 237, 242, 208 से 48 तक और 267। ठीक है, इन सब मामलों में कोर्ट जो है अपने से नहीं लेगी, कोर्ट जो है अपने से कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कब लेगी वो भी देखना है। इन सब मामलों में कॉग्निजेंस कब लिया जा सकता है? अब देखो ये सब सेक्शन क्या चीज से रिलेटेड है, पहले ये देखो। अगर कोई पब्लिक जस्टिस को हैम्पर करते हो या फॉल्स एविडेंस, ये सब उसी से रिलेटेड सेक्शन है। When such offense is alleged to have been committed or in relation to any proceeding in court। अब क्या चल रहा है कि कोई जज साहब जजमेंट लिखा रहे हैं, ठीक है, तुम क्या किए, चप्पल उप्पल उठाए चला दिए, ठीक है, इससे क्या हुआ, पब्लिक जस्टिस हैम्पर हो गया। ठीक है, पब्लिक जस्टिस हैम्पर हो गया है, या फिर कोई गलत एविडेंस दे दी है। इन सब केसेस में कब संज्ञान लिया जाएगा, कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेगा? तो जनरल रूल तो यही कहा जाता है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, लेकिन कब लेगा? ठीक है, बोलता है कि इन सब मामलों से रिलेटेड अगर कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो रही है या अटेम्प्ट हो रहा है या अबेटमेंट हो रहा है, तो इन सब मामलों में कोर्ट जो है कब कॉग्निजेंस लेगा? रिटन कंप्लेंट हो गई, या तो उस कोर्ट जिस कोर्ट में तुमने चप्पल चलाया है वही कोर्ट अगर कर दे। दूसरा, बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एज द कोर्ट में बी ऑथराइज इन राइटिंग इन दिस बिहाफ, या कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल उसका पेशकार था, उसको कोर्ट ने ऑथराइज किया कि तुम कंप्लेंट कर दो, तो वो भी कर सकता है। तीसरा, और ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, यानी उसके जो हायर कोर्ट हैं, ठीक है, वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं जिसका वो कोर्ट सबऑर्डिनेट था। ठीक है, तो ये तीन लोग के रिटन कंप्लेंट पे ही कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेगी। कब? जब ऐसा ऑफेंस पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड हो, फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इन सब ऑफेंस से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी, अब अटेम्प्ट या अबेटमेंट, ये सब चीजों में कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेगा? ऑन द रिटन कंप्लेंट ऑफ द कोर्ट, जिस कोर्ट में ये सब घटना हुई है उसका, या फिर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिसको इम्पावर्ड किया गया है उस कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और तीसरा वो कोर्ट जिस हायर कोर्ट जिसके वो कोर्ट सबऑर्डिनेट था। ठीक है, अब क्या कहा गया कि खाली तुम क्रिमिनल कोर्ट में ही फॉल्स एविडेंस देते हो, सिविल कोर्ट में नहीं दे सकते हो, या क्रिमिनल कोर्ट में बदमाशी करोगे, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए कोर्ट को परिभाषित किया गया कि कोर्ट क्या है इसमें। ठीक है, कोर्ट को परिभाषित किया गया कि कोर्ट क्या है इसमें। तो बोला द टर्म कोर्ट मीन्स अ सिविल कोर्ट भी, रेवेन्यू और क्रिमिनल कोर्ट, एंड इंक्लूड्स अ ट्रिब्यूनल constituted under a central or state act if declares by that act to be a court for the purpose of this section। तो बोल रहा है कि भाई साफ साफ कि कोर्ट का मतलब सिविल कोर्ट भी होगा, क्रिमिनल कोर्ट भी होगा, ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट भी हो सकता है, और कोई भी कोर्ट जो कि इस पर्पज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो। समझ में आया क्या? अब देखो इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है। ये सेक्शन देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो एक बार। ठीक है, खाली ये याद रखना था कि किसके द्वारा हो सकता है। तो इस तरह के मामले में कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी और पब्लिक जस्टिस के मामले में उसी पब्लिक सर्वेंट, ये 3 पॉइंट याद रखना कि उसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ये 3 चीज, या फिर उस जिसके सबऑर्डिनेट है उसके, या फिर किसी को ऑथराइज्ड किया गया है। और अगर पब्लिक जस्टिस, फॉल्स एविडेंस या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो फिर कोर्ट के द्वारा, या फिर सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिसको वो एम्पावर्ड किया गया है, और
सम अदर कोर्ट जो कि चीज़ के वो सबऑर्डिनेट था। ये समझ में आ गया, कोर्ट का समझ में आ गया कि यहाँ पे सब कोर्ट होगा, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हायर ये क्या बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट या ट्रिब्यूनल, सब चीज़ होगा। ठीक है, इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है, वेयर अ कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट और बाय सम। देखो ये सब क्लॉज 2 साफ साफ ये कह रहा है, इसको समझ लो कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कंप्लेंट किया गया है या कोर्ट वोट के द्वारा कंप्लेंट किया गया है, ठीक है, तो वो केस को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, केस को, कंप्लेंट को वापस लिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो ये कहता है कि भाई आपको जब विड्रॉ करना होगा कंप्लेंट, वो कब करना होगा, कब कर सकता है, तो नो सच विड्रॉल शैल बी ऑर्डर्ड इफ द ट्रायल ऑफ द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस हैज बीन कंक्लूडेड। यानी एक बार जब ट्रायल इनिशिएट हो गया, ट्रायल कंक्लूड हो गया, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द ट्रायल जब कंक्लूड हो गया, तब आप नहीं कर सकते। आप ट्रायल से पहले आप अपने कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। समझ में, कुछ नहीं है यार, ये कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब 216 देखो, 216 हम लोग का इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कुछ नहीं है, ये भी सेक्शन कुछ काम का नहीं है वैसा। 216 बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर विटनेस इन द केस ऑफ थ्रेटनिंग। अब क्या है यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन, कि भाई कुछ लिमिटेशन है कि कोर्ट कॉग्निजेंस कैसे लेगा। अब कोई विटनेस है किसी केस का, उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो कौन उसका कंप्लेंट फाइल करेगा। तो बोल रहा है अ विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल्ड अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू द ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, दैट इज केस ऑफ थ्रेटनिंग द विटनेस। ठीक है, अब देखो थ्रेटनिंग ऑफ द विटनेस, ठीक है, यानी किसी जो विटनेस है, साक्ष्य देने वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो उस केस में जो साक्षी है, एविडेंस देने वाला है, वो उसको अगर कोई थ्रेट कर रहा है, जो कि दिया गया है सेक्शन 232 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, उस मामले में उसका जो कंप्लेंट है, या तो वो खुद व्यक्ति जो है विटनेस है वो खुद करे, या फिर एनी अदर पर्सन, ठीक है, कर सकता है। समझ में आया क्या। अब देखो 232 का जो पनिशमेंट है वो 7 साल है या फाइन है। तो तुम लोग थ्रेट मत करना किसी साक्षी को, ठीक है, विटनेस को थ्रेट मत करना। एक बार इसको रीड करो। अ विटनेस और एनी पर्सन में फाइल्ड अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है। कौन कर सकता है, कोई भी विटनेस कर सकता है या एनी अदर पर्सन, ठीक है, इन रिलेशन टू किस ऑफेंस के लिए, 232 के लिए भारतीय न्याय संहिता। ये क्या है 232, थ्रेट करना विटनेस को, ठीक है, तो उसमें ये दोनों कंप्लेंट कर सकते हैं। यही है सेक्शन हमारा। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 217 में। 217 बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। ये बात क्या कर रहा है, ये भी बात कर रहा है कि नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस। क्या बोल रहा है कि कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। कब नहीं ले सकती है, तो ऐसे ऑफेंस का जो कि चैप्टर 7 और अंडर सेक्शन 196, 299 और 351(3) ऑफ द भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। ये क्या चीज है, ऑफेंस से रिलेटेड है भाई। तो देखो स्टेट के खिलाफ में कोई ऑफेंस कर रहा है या कोई रिलीजियस सेंटिमेंटल स्पीच दे दिए भाई, जैसे भड़क गया पूरा, एकदम मारपीट हो गया, तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस है या इससे रिलेटेड कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है या अबेटमेंट है, ठीक है, अंडर सेक्शन 47 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, तो इन सब मामले में कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है अनटिल विदाउट द प्रीवियस सेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। यानी विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन सब मामलों में कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। किन मामलों में, ऐसा मामला जो कि स्टेट के खिलाफ हो या कोई रिलीजियस या सेंटिमेंटल हेट स्पीच दे दिए, ठीक है, तो इन सब मामलों में, या इससे रिलेटेड कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अबेटमेंट है, तो इन सब मामलों में अगर कॉग्निजेंस लेना है तो सबसे पहले तो भाई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस सेंशन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। समझ में आया। अनटिल अनलेस इस अगर नहीं है तो आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, कब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 197
और सेक्शन 353 सब क्लॉज 2, 353 सब क्लॉज 3 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, ये क्या चीज से रिलेटेड है? नेशनल इंटीग्रिटी या पब्लिक मिसचीफ से रिलेटेड है। ठीक है, इन सब रिलेटेड अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी होता है इन सब ऑफेंस से रिलेटेड, तो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं अनटिल अनलेस प्रीवियस सेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर हो। पहले वाले में 2 चीज था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ 3 चीज का में किसी का हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, अगर वो नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, अगर वो नहीं दे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी जो है प्रीवियस सेंशन में, प्रीवियस अप्रूवल में आप ये जो है कॉग्निजेंस ले सकते हैं इन सब अपराधों का जो कि नेशनल इंटीग्रिटी या फिर पब्लिक मिसचीफ से रिलेटेड है। भाई इसको तो एक बार तुम लोग बेयर एक्ट से रीड कर लेना। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब सेक्शन उतना। अब देखो तीसरा इसका क्या कह रहा है। एक चीज याद रखना, पहले वाले केस में, ठीक है, जो कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट या रिलीजन था, इसका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अबेटमेंट, इसमें 2 लोग सेंशन दे सकते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जिसमें नेशनल इंटीग्रिटी या फिर पब्लिक मिसचीफ ये सब से इंक्लूडेड है या इसका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो इन सब मामलों में 3 लोग सेंशन दे सकते हैं, अप्रूवल दे सकते हैं कॉग्निजेंस के लिए। क्या कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम साहब भी कर सकते हैं सेंशन। ठीक है, अब तीसरा क्या कह रहा है? नो कोर्ट सेल टेक्निक cognizance of the offense of criminal conspiracy under section 61 subclause 2 of the Bharatiya न्याय संहिता other than criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, life imprisonment और rigorous imprisonment of 2 or more years। बोल रहा है कि ऐसे मामलों में, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मामलों में जो है मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसा होना चाहिए? अदर देन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रीजमेंट है, डेथ सेंटेंस है, रिग्रेस इम्प्रीजमेंट अप टू 2 साल, यानी 2 साल से कम वाले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं अनटिल अनलेस द रिटन कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग। ठीक है, यानी 2 साल से कम वाले सजा वाले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अगर कॉग्निजेंस लेना है तो पहले रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से और उनके बिहाफ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी, मतलब कि और कौन दे सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी दे सकता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। लेकिन अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो 2 साल से अधिक वाले सजा वाला है, ठीक है, लाइफ इम्प्रीजमेंट है, डेथ है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कंसेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकती है। समझ में आया क्या? इसका एक प्रोवाइजो है, फॉर द कॉग्निजेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 215 ऑफ दी संहिता नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी। अभी देखो इससे पहले भी हम लोग 215 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शब्द बार बार सुन रहे थे। ठीक है, तो 215 में कॉग्निजेंस लेने के लिए कोई भी प्रकार का सेंशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसेंट का जरूरत नहीं है। लेकिन 217 में अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है तो हम लोग को कंसेंट जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। समझ में आया क्या? अब देखो एक चीज नोट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिफोर सेंशन कंसेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंशन देने से पहले, अप्रूवल देने से पहले, ठीक है, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकती है पुलिस ऑफिसर से, और वो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर होना चाहिए। ठीक है, यानी इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर वाले से ही करवाएगा। अपना सेंशन देने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। समझ में आया? एक बार पढ़ने के बाद तो रीड मार लियो बेयर एक्ट, तो हमको नहीं लगता उसके बाद जीवन भर पढ़ने का जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर को। चलो 218 क्या बात करता है? प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट। ये मजेदार चीज है भाई, किसी जज ही को फंसाना है, किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर केस चलवानी है, तब क्या लिमिटेशन है, तब क्या रूल कहती है, ये देखते हैं भाई क्या बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि 218 प्रोवाइड्स दैट, 218 क्या बोल रहा है कि एनी पर्सन
हु इज और वॉज अ जज, या तो जज है अभी, या जज था, या मैजिस्ट्रेट था, या पब्लिक सर्वेंट था, या है, नॉट रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट दिस सेंशन। और वैसे पुलिस ऑफिसर, वैसे मैजिस्ट्रेट, वैसे जज को बिना किसी सेंशन के उसके पद से हम लोग हटा नहीं सकते, तब सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट के, ठीक है, क्या है, कोई जज है चाहे था, कोई मैजिस्ट्रेट है या था, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है या था, ठीक है। इसीलिए कहा गया द प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु इज और वाज, ठीक है, हु इज और वाज। देखो भाई लेजिस्लेशन भाई बड़ा भाई टेक्निकल वर्ड यूज करता है भाई, मतलब कि थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना यही फंसाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो कोई जज था, मैजिस्ट्रेट था, या पब्लिक सर्वेंट था, या है, ठीक है, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता उसके ऑफिस से विदाउट द सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। इज एन एक्यूज्ड ऑफेंस अलेज्ड हैज बीन कमिटेड बाय हिम, ठीक है, और उसने कोई अपराध कमिट किया है, या एलेज्ड अपराध जो है उसने कमिट किया है, वाइल एक्टिंग और प्रपाउंटिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ इज ऑफिशियल ड्यूटी, यानी अपने ऑफिशियल ड्यूटी के करते समय, ठीक है, उसने कोई अपना जो कार्य किया है, ठीक है, ऑफेंस किया है, ठीक है। तो नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस एक्सेप्ट विथ द प्रीवियस सेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और अदर वाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। अभी ये लोकपाल लोकायुक्त वाला बड़े वायरल चल रहा है, लाइव लो में देखे होंगे, ठीक है। बताना क्या था, ठीक है, अब इतना हिंट दे दिए हैं, अब तुम लोग कमेंट में करके बताना है सर्च करके कि क्या है ये लोकपाल और लोकायुक्त वाला। ये तो जज ही को बोल दिया भाई, जज ही को उल्टा पुल्टा बोल दिया था ये लोकपाल वाला, ठीक है। एक बार देखना तुम लोग क्या कहा 218 कि अगर भाई कोई जज है, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, उसको उसके पद से ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता विदाउट द सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर उसने कोई अपराध कमिट किया है, ठीक है, अपना ऑफिशियल ड्यूटी के दरमियान, ठीक है, तो कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा अनटिल अनलेस कोई प्रीवियस सेंशन ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई अदर लॉ लोकपाल या लोकायुक्त के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही है सेक्शन 218, ठीक है। इसका प्रोवाइजो 1 क्या कहता है, इसका प्रोवाइजो ये कह रहा है कि भाई साहब साहब कोई इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो नहीं है, ये कह रहा है कि अगर किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट के जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे काम करेगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ नहीं है। इसका प्रोवाइजो नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, नया है, ठीक है। ये क्या बात कर रही है कि फर्दर दैट द सच गवर्नमेंट shall take a decision within a period of 120 days from the date of the receipt of request for sanction। For example, किसी जज के खिलाफ में कोई कार्रवाई करनी है, ठीक है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन मांगा कि अप्रूवल मांगा कि हुजूर हमको इसके खिलाफ में कॉग्निजेंस लेना है, इनिशिएट करना है प्रोसीडिंग, ठीक है। तो उसका जो पीरियड होगा, ठीक है, सैंक्शन का पीरियड कितना होगा, 120 दिन का होगा, ठीक है। और अगर कोई गवर्नमेंट उसको 120 दिन के अंदर सैंक्शन देने में असफल रहती है, फेल कर जाती है, दी सैंक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अकॉर्डेड बाय द सच गवर्नमेंट। तो ये मान लिया जाएगा 120 दिन के बाद कि ये गवर्नमेंट ने हमें सैंक्शन दे दी है, ठीक है। समझ में आया, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कि भाई किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ, किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ किसी ने सैंक्शन मांगा स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई हमें ये परमिशन दे दीजिए, अप्रूवल दे दीजिए कि हम केस का कॉग्निजेंस लेके इनिशिएट करें प्रोसीडिंग, और इसका जो पीरियड होगा वो 120 दिन। अगर 120 दिन में अगर उसने जवाब नहीं दिया या फेल कर जाती है जवाब देने में, तब कोर्ट ये मान लेगी, डीम्ड मान लेगी, शैल बी डीम्ड कि हमें सैंक्शन प्राप्त हो गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसका प्रोवाइजो नंबर 3 वही सेम है
कि किसी जज, किसी पब्लिक सर्वेंट, किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे ये आरोप लगता है कि वो इन सब अपराधों से रिलेटेड है, रेप वेप से रिलेटेड है, ठीक है, तो इन सब अपराधों में किसी भी प्रकार की सैंक्शन की जरूरत नहीं है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक्यूज्ड है किन मामलों में, रेप से रिलेटेड मामलों में, ठीक है, तो उसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब क्लॉज 2 इसका क्या कहता है? नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by any member of the armed force of the union while acting or propounding to act in discharge of his official duty except with the previous sanction of the central government। ये क्या कह रही है कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है किन मामलों में? अगर जो अभियुक्त है, अपराधी है, वो किसी आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है और वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय उसने कोई अपराध कमिट किया है, तो उन सब मामलों में कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अगर लेनी है तो तुमको क्या करना होगा? प्रीवियस सेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लेनी होगी, यानी अप्रूवल लेना होगा, ठीक है, परमिशन लेना होगा। अब इस केस में, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ केस है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन देवेंद्र प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2019 का केस है। इसमें यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट रिगर सेक्शन 218 ऑफ BNSS द ऑफेंस अलेज्ड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिसर मस्ट हैव सम नेक्सस विद द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एज गवर्नमेंट ऑफिसर। क्या कह रहा है कि भाई जो ये सेक्शन 218 है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए तुमको ये साबित करना होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसने अपने ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज करते समय ये जो एलेज्ड ऑफेंस है उसने किया है। इन इंदिरा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेंशन फॉर द कंटेम्प्ट अथॉरिटीज competent authorities under section 218 of BNSS is required to prosecute public servant if the alleged act committed is directly concerned with the official duty। ठीक है, वही है कि भाई अगर सैंक्शन है तो ये साबित करना होगा कि जो एलेज्ड ऑफेंस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, उस ऑफिशियल के खिलाफ में। अरे भाई कुछ नहीं है। एसके मिगलानी वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली 2019 का केस है। MCQ में बहुत पूछा है, ये याद रखना। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिक सर्वेंट वर्किंग इन नेशनलाइज्ड बैंक कैन नॉट क्लेम बेनिफिट ऑफ सैंक्शन अंडर सेक्शन 218 ऑफ BNSS। यानी कोई पब्लिक सर्वेंट है जो कि नेशनलाइज्ड बैंक में काम कर रहा है तो उसके लिए ये सेक्शन नहीं है, ठीक है, उसके लिए सैंक्शन वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे? पब्लिक सर्वेंट के लिए जो कि नेशनलाइज्ड बैंक में काम कर रहा है, ठीक है। और तो कुछ है नहीं 218 में। थर्ड लास्ट सेक्शन क्या है हमारा? 219, 220, 221, 222, 4 को और बच रहा है ना। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ये क्या बात कर रहा है? 219 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। अब देखो क्या है कि कोई हस्बैंड वाइफ है, मेरे बगल में, हम मान के चलो मजिस्ट्रेट हैं, मेरे बगल में वाले फ्लैट में कोई हस्बैंड वाइफ होता है। क्या हो रहा है कि हस्बैंड सुबह उठता है, 4 चाटा मारता है अपनी वाइफ को, चला जाता है ऑफिस। शाम में आता है, 4 चाटा मारता है अपनी वाइफ को, चला जाता है और उसके बाद सो जाता है, ठीक है। डेली मारता है, कूच दिया है अपनी वाइफ को। अब इन सब मामलों में कॉग्निजेंस ले ले मजिस्ट्रेट? बोले ना भाई, अपने से नहीं ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? तो कैसे होगा? तो इन सब देखो हम लोग सेक्शन 219 में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लिमिटेशन है ना भाई कि ऐसे जो मन किया, जिसका मन किया वो इसका ही हम कॉग्निजेंस ले लिए। मान लो कि उसको बीबी को मार खाने का आदत होगा, हम काहे लेंगे कॉग्निजेंस? कि उसको आशीर्वाद के रूप में उन लोग का कुछ मिलता होगा, ठीक है। तो इसी सबसे 219 क्या कहता है? प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। क्या कह रहा है? नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 181 से लेके 184 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेंट मेड बाय द सम पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। अब देखो डाउरी का केस है,
ठीक है, मारपीट का केस है, क्रूएल्टी का केस है, तो इन सब मामलों में जो है मैं कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है खुद से, अनटिल एंड अनलेस जो कंप्लेंट है वो किसके द्वारा किया गया है, एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा, उस ऑफेंस से रिलेटेड एग्रीव्ड पर्सन जो होगा उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसे डाउरी, बाइगेमी, इन सब केसेस में जो है कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो एक बार क्या हुआ था ना कि कोई पूछ रहा था कि सर हम लोग के गांव में तो हिंदू लोग है, दो तीन शादी कर लेता है, उसके बाद भी उसको कोई सजा नहीं होता है, लेकिन जो लॉ कहता है बाइगेमी इज अ पनिशेबल है। ठीक है, तो भाई यही जो है सेक्शन उसको कहता है कि भाई जब तक उसकी पहली बीवी या दूसरी बीवी, एग्रीव्ड बीवी कंप्लेंट ही नहीं करती है, तो मजिस्ट्रेट को क्या फर्क पड़ता है कि तुम 2 शादी करो चाहे 3 शादी करो। ठीक है, तो डाउरी के केसेस में, ठीक है, बाइगेमी के केसेस में, इन सब केसेस में जो कि सेक्शन 181 से लेके 184 तक दिया गया है, इसमें कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है अनटिल अनलेस भाई जो कंप्लेनेंट है यानी एग्रीव्ड पार्टी है वो खुद से कंप्लेंट ना कर दे। अब देखो इसका प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोवाइजो, पहला प्रोवाइजो इसका क्या कह रहा है, वेयर द एग्रीव्ड पर्सन इज अ चाइल्ड, अगर जो एग्रीव्ड व्यक्ति है वो बच्चा है, चाइल्ड है, और इज ऑफ अनसाउंड माइंड, और इज हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग हायर सपोर्ट। ठीक है, और क्या है, अबे भाई इतना न बड़ा चढ़ा के लिख देता है ना नया वाले एक्ट में। अगर कोई माइनर है, बच्चा है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है, पागल है, ठीक है, लूनेटिक है, या फिर इडियट है, हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसको उसके लिए सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, और ड्यू टू सिकनेस और इन्फॉर्मिनिटी इज अनेबल टू टेक अ कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट देने में असमर्थ है। ठीक है, और कोई अगर ऐसी महिला है जिसको पब्लिक के सामने में अपीयर होने से उसका कस्टम रोकता है, अरे पर्दा नसी वुमेन का नाम सुने हो ना, पर्दा नसी वुमेन, वो क्या होती है कि पब्लिक में आने से डरती है, पब्लिक के आने के लिए अपीयर नहीं होती है। तो अगर ऐसी कोई महिला भी है तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट सम अदर पर्सन मे मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज और हर बिहाफ, तो कोर्ट के परमिशन से इन सब के बिहाफ में कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, पहला क्या बोला कि अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड है, या फिर कोई अनसाउंड माइंड है, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसके लिए कोई सी हायर नीड की सपोर्ट का जरूरत है उसको, या बीमार है, इन्फर्मिनिटी है, या कोई ऐसी पर्दा नसी वुमेन है जिसका कस्टम उसको अलाउ नहीं करता है अपीयर इन पब्लिक, तो उन सब के बिहाफ में विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट कोई भी व्यक्ति जो है कंप्लेंट कर सकता है। समझ में आ गया पहला प्रोवाइजो। दूसरा क्या कहता है, वहां पे जहां पे एग्रीव्ड पार्टी जो है हस्बैंड है, और वो हस्बैंड किसी ऐसे आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहा है जहां उसको छुट्टी उट्टी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उसका छुट्टी नहीं मिल सकता है, तो उन सब केसेस में कोई अदर व्यक्ति भी उसके बिहाफ में कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, अगर ऐसा केस जहां पे वाइफ एग्रीव्ड है, वाइफ के एग्रीव्ड है अंडर सेक्शन 82 क्या कहता है, बाइगेमी के बारे में कहता है, दूसरा शादी कर लिया है, ठीक है, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, तो कंप्लेंट किसके द्वारा किया जा सकता है, तो कंप्लेंट मे बी मेड ऑन हर बिहाफ। ठीक है, उसके बिहाफ में जो एग्रीव्ड लड़की है उसके बिहाफ में कौन कर सकता है, उसका फादर कर सकता है, उसका मदर कर सकता है, उसका ब्रदर कर सकता है, उसका सिस्टर कर सकता है, उसका सन कर सकता है, उसका डॉटर कर सकता है, उसका फादर्स और मदर्स, ब्रदर्स और सिस्टर, मामा मामी, ठीक है, चाचा चाची, विद द लीव ऑफ द कोर्ट यानी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन, तो कोई भी कर सकता है, उसके ब्लड का रिलेटेड हो, चाहे उसके शादी से रिलेटेड हो या उसके एडॉप्शन से रिलेटेड हो। किस मामले में, बाइगेमी के मामले में, जहां पे एग्रीव्ड वाइफ है, ठीक है, तो ये लोग उसके बिहाफ में कंप्लेंट कर सकते हैं। समझ में आया, कब कर सकते हैं, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, और वो व्यक्ति उसके या तो ब्लड से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, या एडॉप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, थक गया यार। 219 का सब क्लॉज 3 ये क्या बात करता है, ये बात करता है
इन केसेस में जहां पे कोई माइनर था, कोई चाइल्ड था, कोई अनसाउंड माइंड था, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसका डिसेबिलिटी था, जिसमें नीड हेल्प की जरूरत है, ठीक है, उन सब चीज से रिलेटेड है। ये कहता है, साफ साफ समझो, ये कह रहा है कि अगर उस बच्चे के खिलाफ या पागल के लिए, ठीक है, अनसाउंड माइंड के लिए कोई नेचुरल गार्जियन को अपॉइंट किया गया था या डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, तो पहले तो उन्हीं का राइट बनता है उनके खिलाफ में कंप्लेंट करने का। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके खिलाफ में कंप्लेंट करता है तो उसके जो गार्जियन है सबसे पहले उसको जो है नोटिस देना होगा और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना होगा सुनने के लिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले कंसेप्ट समझो। ये कह रहा है कि वैसा बच्चा, अभी हम लोग क्या पढ़ें कि भाई अगर कोई चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड है या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझ रहा है या सिकनेस से जूझ रहा है, ठीक है, तो इन सब मामलों में कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट दे सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, कोर्ट जो है किसी व्यक्ति को परमिशन दे दिया, लेकिन ये मालूम चला कि उस अनसाउंड माइंड का कोई नेचुरल कोई गार्जियन है जिसको डिक्लेयर्ड किया गया है या फिर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो कोर्ट जो है उस गार्जियन को, क्योंकि भाई पहला हक तो उन्हीं का बनता है, तो कोर्ट जो है, द कोर्ट शैल बिफोर ग्रांटिंग द एप्लीकेशन फॉर लीव कॉज नोटिस गिवन टू सच गार्जियन एंड गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो भाई केस का कंप्लेंट केस करने से पहले कोर्ट जो है उस गार्जियन को एक नोटिस भेजेगी, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी सुनने के लिए, ठीक है, कि भाई आपके बच्चे के खिलाफ में ये व्यक्ति कंप्लेंट करना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह के मामले में। 219 का सब क्लॉज 4 इस मामले में बात करता है जब कोई हस्बैंड जो है आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहा है। अभी हम लोग देखे ना कि जहां पे हस्बैंड एग्रीव्ड है और वो किसी आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहा है तो किसी और से भी करवा सकता है कंप्लेंट, उससे रिलेटेड है 219 का 4। ये कह रहा है कि अगर कोई हस्बैंड है उस तरह का तो कैसे किसी और व्यक्ति को ऑथराइज करेगा। तो सबसे पहले तो वो ऑथराइजेशन राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और उस जो है कंप्लेंट में स्टेटमेंट भी होना चाहिए, एलिगेशन भी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि क्या आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। सेल बी काउंटर साइंड बाय द कमांडिंग ऑफिसर, और जो वो कंप्लेंट है वो काउंटर साइंड भी होना चाहिए उसके कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। एंड सेल बी अकम्पेन्ड बाय द सर्टिफिकेट साइंड बाय दैट ऑफिसर टू द इफेक्ट दैट द लीव और एब्सेंस, और एक सर्टिफिकेट भी लगा के देगा वो कमांडिंग ऑफिसर कि क्यों इस व्यक्ति को हम लोग छुट्टी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, कि भाई छुट्टी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका भी रीजन वो सर्टिफिकेट के द्वारा लिखेगा। समझ में आया? 219 का 4 क्या चीज से रिलेटेड है? वैसे हस्बैंड से रिलेटेड है जो कि किसी आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहा है और जिसको छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है, तो उस कंप्लेंट करने के लिए जो ऑथराइजेशन है वो कैसा होना चाहिए, लिखित रूप से होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और उसमें स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट को भी लिखा रहना चाहिए कि क्या एलिगेशन है, और काउंटर साइंड होना चाहिए किसके द्वारा, सुपीरियर कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा भी उस कंप्लेंट में सिग्नेचर होगा, और कमांडिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट भी लगा के देगा कि भाई इस व्यक्ति जो है, इस हस्बैंड को हम क्यों छुट्टी नहीं दे पा रहे हैं, क्या मजबूरी है हमारी, ठीक है। सेक्शन 219 का सब क्लॉज 5 ये कहता है कि अनटिल एंड अनलेस जो है वो जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्ररी नहीं प्रूव्ड हो जाता है, ऑथराइजेशन कंट्ररी नहीं प्रूव्ड हो जाता है, तब तक उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि भाई ये जेन्युइन है और सेल उसको एविडेंस के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ये इससे रिलेटेड है 219 का कि एनी डॉक्यूमेंट प्रपाउंटिंग टू बी सच एन ऑथराइजेशन एंड कंप्लाइंग विथ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सब क्लॉज 4, यानी जो ये ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है इसको हम लोग अनटिल जब तक कॉन्ट्ररी साबित नहीं हो जाए इसको कोर्ट जो है जेन्युइन प्रिज्यूम करेगी और एविडेंस के रूप में लेगी। समझ में आया? कुछ नहीं है भाई, ये सब इस सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रीड कर लिए तो काफी है, ठीक है। अब 219 का सब क्लॉज 6 ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ये बात करता है कि नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, ठीक है। 64 में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है कोर्ट। 64 किससे बात कर रहा है
सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन हस्बैंड और वाइफ के बात कर रहा है। और कब कर रहा है? जब दोनों के बीच में जुडिशियल सेपरेशन हो गया हो। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, फाइनल डिक्री नहीं आया, डाइवोर्स नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी उन लोग का सब्सटेंस कर रहा है मैरिज, हस्बैंड और वाइफ हैं, लेकिन उन लोग के बीच में जुडिशियल सेपरेशन हो गया। और जुडिशियल सेपरेशन के दरमियान उन दोनों में जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो भाई कोर्ट जो है, अगर 1 साल के अंदर कंप्लेंट नहीं की वाइफ कि मेरे साथ जबरदस्ती किया है, ठीक है, या हस्बैंड, ठीक है, तो आफ्टर द लैप्स ऑफ 1 ईयर जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है कोर्ट। एक बार इसको रीड करो। नो कोर्ट सेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 ऑफ BNSS वेयर सच ऑफेंस कंसिस्ट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन और विथ हिज ओन वाइफ, यानी हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करता है और द वाइफ इज बीइंग अंडर 18 साल एज, यानी वाइफ जो है 18 साल से कम है। तो इफ मोर देन 1 ईयर हैज इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी 1 साल अगर बीत गया है, यह टाइम मान के चलो। फॉर एग्जाम्पल 1/5/2024 को, ठीक है, किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जो कि 18 साल से कम की थी, और 1/5/2025 तक उस वाइफ ने इस मामले की कंप्लेंट नहीं की। ठीक है, तो इस मामले के बाद 1 साल के बाद कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है इस मामले में। लेकिन अगर 1 साल के अंतर्गत उसने कंप्लेंट कर दिया तो फिर कॉग्निजेंस ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब है कि 1 साल के अंदर ही करना होगा, आफ्टर 1 ईयर भाई नहीं हो सकता। अब आते हैं जल्दी जल्दी 220 क्या बात कर रहा है? प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। 85 सेक्शन क्या चीज से है? 498 से रिलेटेड है, वही क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड एंड रिलेटिव। ठीक है, बहुत चर्चा वाला सेक्शन है भाई 498 है। ये क्या कह रहा है? नो कोर्ट सेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। बोल रहा है कि कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है किस ऑफेंस में? जो कि 498 से रिलेटेड हो, 85 से रिलेटेड हो भारतीय न्याय संहिता का। लेकिन कब ले सकता है? एक्सेप्ट अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। पुलिस रिपोर्ट पे ले सकता है जिससे ये साबित हो सके कि ये अपराध हुआ है, 498A। और दूसरा, अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन एग्रीव्ड by the offense or her father or mother, brother, sister or by her father's or mother's brother or sister with the leave of the court, with the permission of the court or by any other person related to her blood, marriage or adoption। पहला क्या बोला? जनरल रूल ये कह रहा है कि 498 के मामले में, 85 के मामले में कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। कब लेगा? पुलिस रिपोर्ट अगर फाइल किया गया है उस अपराध से रिलेटेड जिसमें यह बात साबित हो रहा है कि यह अपराध हुआ है, मतलब हुआ है। और दूसरा कि अगर कोई कंप्लेंट फाइल किया गया है उस एग्रीव्ड के द्वारा, ठीक है, या फिर उसके फादर के द्वारा, उसके मदर के द्वारा, उसके मदर के द्वारा, उसके मदर्स ब्रदर के द्वारा, सिस्टर के द्वारा, ठीक है, सबके द्वारा किया गया है, उसके ब्लड रिलेशन, मैरिज या एडॉप्शन से रिलेटेड, तब कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ले सकती है। ठीक है, अब देखो सेक्शन 211 सेकेंड लास्ट सेक्शन क्या कह रहा है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अच्छा, एक चीज गलती है, 219 के 6 में यहाँ पे कोई जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि हस्बैंड और वाइफ जो है उन लोग, अगर वाइफ जो है 18 साल से कम है और उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो 1 साल के अंतर्गत अब जो है जुडिशियल सेपरेशन वाला बात है। अगर सेक्शन 67 में, ठीक है, द पर्सन इज अ मैरिटल रिलेशनशिप, पर्सन जो है वो मैरिटल रिलेशनशिप में है, एक्सेप्ट अपॉन प्रामा फेसिया सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन, यहाँ पे बात कर रहा है सेक्शन 67। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 67 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ये बात कर रहा है कि
भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 67 में कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। सेक्शन 67 क्या कहता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन, यानी कोर्ट के द्वारा जुडिशियल सेपरेशन प्रोवाइड किया गया है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, वेयर द पर्सन आर इन अ मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है, और जो पर्सन है वो एक शादीशुदा जीवन से जुड़े हुए हैं, मैरिटल रिलेशनशिप में बने हुए हैं, ठीक है, except upon the prima facie satisfaction of the fact which constitute the offence upon the complaint having been filed by made by the wife against the husband। जब तक वाइफ अपने ऐसे मामले में वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ में केस ना कर दे, वैसे मामले में कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। क्या कह रहा है 221? ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। अब जुडिशियल सेपरेशन के दरमियान ए जो है जबरदस्ती बी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है फोर्सफुली, ठीक है। तो क्या है कि जब तक वाइफ जो है कंप्लेंट नहीं करती है ए के खिलाफ में कि हुजूर हम लोग को जुडिशियल सेपरेशन दिया गया था, फिर भी मेरे साथ रेप कर रहा था, मतलब सेक्स किया है, फिजिकल रिलेशन बैठाया है, तब तक कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। यानी कंप्लेंट किसके द्वारा यहाँ किया जाएगा? वाइफ के द्वारा किया जाएगा हस्बैंड के खिलाफ, तभी कॉग्निजेंस होगा, अदरवाइज कॉग्निजेंस नहीं होगा। कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती इन मामलों में। चलो अब हम लोग बात करते हैं लास्ट सेक्शन, जो कि है 222, ठीक है, प्रोसिक्यूशन फॉर डिफमेशन। ये बात कर रहा है 222 का सब क्लॉज 1 क्या बात कर रहा है कि दैट नो कोर्ट shall take cognizance of an offense under section 356 of भारतीय न्याय संहिता except upon a complaint made by a aggrieved person। यानी डिफमेशन के केस में, ठीक है, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस अपने से नहीं लेगा जब तक जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसके खिलाफ में डिफमेशन किया गया है, मानहानि किया गया है, वो खुद से ही कंप्लेंट ना कर दे। प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर कोई बच्चा है, कोई अनसाउंड माइंड है, कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति है जिसको सपोर्ट का जरूरत है, या कोई सिकनेस है, या इन्फर्मिटी है, या कोई पर्दा नसीब वुमेन है, ठीक है, तो इन सब के लिए कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है इस एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोर्ट का परमिशन लेना होगा। यही इसका प्रोवाइजो है। सेक्शन 222 का सब क्लॉज 2 ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन। क्या बोल रहा है कि भाड़ में जाए ऊपर में जो लिखा हुआ है इस सेक्शन में, ठीक है, इस संहिता में। अब हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। नॉट विथ स्टैंडिंग ये क्या है? किंग क्लॉज। किंग क्लॉज मतलब कि भाई ऊपर में जो ये लिखा हुआ है वो तो सब जाए तेल लेने, मेरा बात सुनो। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है, ठीक है, डिफमेशन कमिट किया जाता है, किसके खिलाफ में? ठीक है, प्रेसिडेंट के खिलाफ में, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ में, गवर्नर ऑफ द स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन और टेरिटरी, मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और पब्लिक सर्वेंट ऑफ द यूनियन और स्टेट इन रिस्पेक्ट हिज कंडक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन। तो इन सब ऑफिशियल्स के खिलाफ में, यानी राष्ट्रपति के खिलाफ में, उपराष्ट्रपति के खिलाफ में, मिनिस्टर के खिलाफ में, या राज्यपाल के खिलाफ में, गवर्नर के खिलाफ में, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी का, उन सब के खिलाफ में कोई डिफमेशन करता है, मानहानि करता है, ठीक है, तो इन सब मामलों में, ठीक है, कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन लेती है। ठीक है, हम वहां पे भी बताए थे कि कोर्ट ऑफ सेशन लेती है कॉग्निजेंस, ठीक है, लेकिन कब लेगी? जब अपॉन अ रिटन कंप्लेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब रिटन कंप्लेंट फाइल करे कि भाई हमारे राष्ट्रपति को, ये गवर्नर साहब को कोई डिफेम किया है, तब कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है अपॉन द रिटन कंप्लेंट फाइल्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, 222 का सब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि भाई जो कंप्लेंट फाइल्ड होगा अंडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कंप्लेंट फाइल करेगा, उस कंप्लेंट में जो है नेचर ऑफ द ऑफेंस इसका जिक्र होगा, अदर इंपॉर्टेंट अदर पर्टिकुलर्स रीजन कि हाँ क्यों सफिशियंट है
ये ऑफेंस कमिट होने के लिए, ये सब चीज मेंशन किया रहना चाहिए उस कंप्लेंट में। 222 का सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है? द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शैल मेक सच कंप्लेंट विथ द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कब कंप्लेंट फाइल करेगा? विथ द प्रीवियस ये सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, यानी प्रीवियस परमिशन और सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बाद ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कंप्लेंट फाइल करेगा। ठीक है। 222 का सब क्लॉज 5 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्या कहता है? द कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 222(2) वेयर द कंप्लेंट इज मेड विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। यानी यहाँ टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है। आप किसी प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, गवर्नर को डिफेम किए हैं और 6 महीना तक कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ में फाइल नहीं हुआ, 1 साल के बाद कोई कंप्लेंट फाइल हो रहा, तो उसमें कॉग्निजेंस ले लेगा? नहीं लेगा। ठीक है। विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, तब अगर कोई कंप्लेंट मेड होता है 6 महीना के अंदर, तब ही जो है कोर्ट ऑफ सेशन उस मामले में संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज उसमें कॉग्निजेंस नहीं लेगा। 222 का 6 क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ ए पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैज बीन कमिटेड टू make a complaint in respect of the offence before a magistrate having a jurisdiction or the power of the such magistrate to take cognizance offence upon such complaint। ये यही कह रहा है कि ये जो सेक्शन है ये किसी भी तरह से किसी भी राइट ऑफ ए पर्सन को अफेक्ट नहीं करता है, उसके पावर जुरिडिक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, या पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन सच कंप्लेंट, ये सब चीज को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सेक्शन को रीड विथ 260 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके बाद पढ़ना। ठीक है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? 260 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में कुछ दिया हुआ है कि प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ सेक्शन 222 सब क्लॉज 222, यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है कि डिफमेशन जो ये राष्ट्रपति, गवर्नर, ये सब के खिलाफ में जो प्रोसीजर कैसे होगा, मोटा मोटी वहां पे तो हम लोग पढ़ेंगे ही। तो बोल रहा है कि 260 लेज डाउन द प्रोसीजर बिफोर ट्रायल ऑफ सेक्शन 222(2) बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। दिस सेक्शन also states that the said allegation is found false। अगर मान के चलो कि कोई केस मालूम चला कि कोई झुट्टे मुट्टे का फंसा दिया कि हम राष्ट्रपति को डिफेम कर रहे थे, और ये पाया गया कि भाई जो ये केस है वो फॉल्स है। ठीक है, तो द एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड एंड एक्विटेड, तो वो जो एक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज करना होगा या बरी करना होगा। एंड द पर्सन हु हैज अलेज्ड द सेड डिफमेशन शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन ऑफ ₹5,000 टू दी एक्यूज्ड। और जो भी व्यक्ति उस पर आरोप लगाया था कि ये डिफेम किया है, तो उसको क्या होगा? कंपनसेशन देना होगा भाई 5,000 रुपये तक का। काहे तुम आरोप लगाए? तो यही है सेक्शन 260, इसको तो वहां पे डील करेंगे ही एक अच्छे से। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। आई होप समझ में आया हो तुम लोग को। ठीक है, जो चीज नहीं समझ में आया होगा कमेंट कर देना कि हाँ सर ये वाली समझ में नहीं आया। ठीक है, या फिर अगर नहीं आया ना तो एक बार फिर से 2-3 बार सुन लोगे ना तो आ जाएगा, इतना तो भरोसा है मेरे, मैं जैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर 15। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं चैप्टर 16 में। चलो बाय बाय, टेक केयर।